हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज की इस वीडियो के माध्यम से कोशिका के बारे में A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। तो गाइज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोशिका के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि गाइज मैंने एकदम आसान तरीका से, एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल तरीका से कोशिका के बारे में A to Z जानकारी लिख रखा है गाइज, जो कि आप पीछे देख सकते हैं, पीछे चल रहा है। गाइज आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। तो गाइज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। गाइज मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, इसलिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइज ये वीडियो 20 से 25 मिनट का हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप वाकई में बोलेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा बताया है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कोशिका के बारे में पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद एकदम कोशिका के बारे में A to Z जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। इस वीडियो से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एकदम आसान भाषा में मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, एकदम आसान भाषा में मैंने लिख रखा है। गाइज बहुत ही सिंपल है, देखने के बाद एकदम आसानी से आप याद कर पाएंगे, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने चित्र भी बना रखा है। चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा जहां जहां चित्र का जरूरत पड़ेगा, एकदम पूरी जानकारी A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले कोशिका यानी सेल्स मिस होता है कोशिका। गाइज कोशिका को मतलब पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? इसको साइटो नाम से जाना जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में कोशिका को साइटो नाम से जाना जाता है। और इसका अध्ययन जब इसको बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कोशिका का, तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। यानी जब हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में कोशिका का, तो इसको साइटोलॉजी कहेंगे। गाइज कोशिका का जनक यानी कोशिका का खोज किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने किया था। हम लोग कोशिका के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिका का पिता कौन है? कोशिका का खोज किसने किया? तो गाइज कोशिका का जनक यानी खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ने। लेकिन गाइज यहाँ पे मृत कोशिका का खोज किए थे, मृत कोशिका का। गाइज इसने जो जनक हैं रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका का खोज तो किया, बट एक इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज करने वाला एक वैज्ञानिक आया, उनका नाम था एंटोन लीवेनहॉग। इस वैज्ञानिक ने जाकर जीवित कोशिकाओं का खोज किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक तो मृत कोशिका का खोज किए थे सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जीवित कोशिकाओं का खोज एंटोन लीवेनहॉग वैज्ञानिक ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, या आखिर इसका आधार किसने दिया, इसका सिद्धांत किसने बताया, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो उस वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का मतलब सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत दिया स्लाइडेन स्वान नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद देखिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन है और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए गाइज सबसे छोटी कोशिका यानी पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है? तो माइकोप्लाज्मा का होता है, यानी माइकोप्लाज्मा में। यानी सबसे छोटी कोशिका किसका? तो माइकोप्लाज्मा का। वहीं पर देखा जाए गाइज सबसे बड़ी कोशिका यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। यानी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे मानव यानी ह्यूमन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है? यानी ह्यूमन यानी मानव, हम सब मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है? ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है। यानी सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे स्पर्म भी कहते हैं। गाइस यानी ये होता है पुरुष में पाया जाता है, यानी शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका पुरुष में पाया जाता है, यानी मेल में शुक्राणु यानी स्पर्म पाया जाता है। ये सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है मानव में? तो अंडाणु की, यानी ओभम यानी महिला के, मतलब महिला का होता है, जो कि फीमेल यानी फीमेल कह सकते हैं। कि सबसे बड़ी कोशिका यानी अंडाणु ओभम, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म, जो कि मानव में पाया जाता है, यानी ह्यूमन मानव में। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस आगे सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे लंबी कोशिका अगर कहा जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? लंबी चौड़ी नहीं गाइस, चौड़ी और बड़ी नहीं, सबसे लंबी यानी लंबाई में, यानी लंबाई जो होता है लंबाई में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन।
गाइज ये न्यूरॉन आप लोग जानते होंगे कि मस्तिष्क में पाया जाता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है गाइज। इसमें कोशिका का विभाजन बहुत ही कम होता है, बहुत कम। यानी जो न्यूरॉन में जो मस्तिष्क में पाया जाता है इसमें कोशिका का विभाजन बहुत कम मात्रा में होता है, यानी न के बराबर होता है। वहीं पर देखा जाए गाइज तेज विभाजन यानी यकृत के जो कोशिका होता है, मतलब यकृत में यानी लिवर में तेज कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। यानी यकृत में कोशिका का जो विभाजन होता है बहुत तेजी से होता है, यानी तेजी से होता है। या कोई भी मतलब रोग होता है या कोई भी मतलब उसमें जाता है तो उसमें बार बार तुरंत उसमें विभाजन करके अलग कर देता है। यानी कि मान लीजिए कोई दो चीज़ है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब इस तरह से विभाजन होकर मतलब अधिक विभाजन होता है यकृत वाले मतलब यकृत में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। वही देखा जाए न्यूरॉन में तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आइए गाइस समझाते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पे एक समझाने का तरीका मैंने लिख रखा है। गाइस देखिए, जैसे बहुत सारा जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, बहुत सारा जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, और बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और बहुत सारा देश मिलकर एक दुनिया यानी पूरे संसार का निर्माण करता है। यानी पूरा बहुत सारे जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करता है, और बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और एक बहुत सारा देश मिलकर पूरी दुनिया का निर्माण करता है। उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, यानी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा ऊतक मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा अंग मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारा अंग हमारे जैसे हुआ पैर हुआ, आँख हुआ, कान हुआ, ये बहुत सारा अंग मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें पहला जो पॉइंट याद करने वाला है वो तो परिचय था, लेकिन देखिए पहला पॉइंट याद करने वाला चीज है कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि पादप और जंतु दोनों में मतलब बना होता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। दोस्तों ये कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बना होता है, और कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे कोशिका के पार्ट मौजूद रहते हैं। यानी आपको दिखाएंगे, मैं चित्र यहाँ पे दिखाना चाहूंगा गाइज कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। गाइज देखिए यही कोशिका झिल्ली है, यानी चारों तरफ से बहुत पतली, मुलायम तथा लचीली झिल्ली पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसके अंदर केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, कोशिका झिल्ली मतलब गाल्जिका, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रिका, केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे पार्ट रहते हैं। यानी कोशिका के बहुत सारे पार्ट कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं। यानी देखिए कोशिका झिल्ली है बाहरी, मतलब बाहरी जिसे किसी तरह से ना किसी सामान को रखने के लिए एक झिल्ली का जरूरत पड़ता है, उस झिल्ली में हम लोग कोई भी सामान रख देते हैं। उसी प्रकार से कोशिका का बहुत सारा पार्ट जो है इसके कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहता है। तो आप समझ गए होंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है। यानी कोशिका के चारों तरफ एक बहुत पतली, लचीली तथा मुलायम झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस ये चीज याद रखने योग्य बात यहाँ पे ये है कि कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, और जो कोशिका झिल्ली होता है प्रोटीन का बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है जिसके अंदर सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारे कोशिका के पार्ट मौजूद रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दूसरा इसमें क्वेश्चन है कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, यानी कोशिका भित्ति क्या है? तो गाइस कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है, ये केवल पादप में पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यानी गाइस जो कोशिका भित्ति होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? तो पेड़ पौधों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, है जो पेड़ पौधों को, तो समझ सकते हैं गाइज, आप लोग समझ गए होंगे। इस आकार भी प्रदान करता है, यानी पेड़ पौधों को आकार भी प्रदान करता है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। बहुत तरह का मतलब बाहरी मतलब कोई भी चीज उस पर आक्रमण करते हैं पेड़ पौधे पे, तो जो है कोशिका भित्ति उसमें मतलब सुरक्षा करता है, उसका सुरक्षा करता है। गाइज यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, मैं एक चित्र बनाया है, आप इसी तरह से देख सकते हैं। जो पेड़ होता है ना उसको चारों तरफ से इस तरह खुरदुरा टाइप का होता है झिल्ली, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं।
तो दोस्तों आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करता कौन है, यानी उसका वैज्ञानिक कौन है, इसको किसने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को? तो गाइस यहाँ पे सिंपल तरीका से बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था, अल्टमैन। गाइस देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं, ऊर्जा गिरी भी कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी यही से ऊर्जा बनकर कोशिका में जाता है। यानी गाइस कोशिका के अंदर ही होता है, ये कोशिका के अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है जिसके माध्यम से बहुत सारे कार्यों का संचालन होता है। गाइस देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा सा, हम लोग श्वसन लेते हैं यानी हम लोग सांस लेते हैं तो क्रेब्स का निर्माण करता है, क्रेब्स का निर्माण करके एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का उत्पादन करके, और यही एटीपी जो है को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन करके कोशिका में चारों तरफ फैला देता है। तो गाइस आई होप कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए एकदम पूरा बहुत आसान तरीका से बता रहा हूँ गाइस, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए बुरा मत मानिएगा गाइस। वीडियो लंबा है, एक बार देख लीजिए, पूरा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा गाइस। मैंने बहुत मेहनत के बाद इसको बनाया है और बहुत ही सोच समझकर इस चीज़ को मैंने लिख रखा है। तो गाइस देखिए अगला है, चौथा पॉइंट है गाल्जिकाय, यानी गाल्जिकाय किसे कहते हैं? तो गाइस देखिए गाल्जिकाय का खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी गाल्जिकाय का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो गाल्जिकाय होता है इसका क्या कार्य होता है? तो ये परिवहन का कार्य करता है गाइस। जो गाल्जिका कैमिलो गाल्जी वैज्ञानिक ने गाल्जिका का खोज किया, एक गाल्जिका जो है मतलब गाल्जिकाय ये परिवहन का कार्य करता है। यानी इसका क्या कार्य है? तो ये परिवहन का मतलब पूरे हमारे कोशिका ये पूरा परिवहन का कार्य करता है। शरीर में जिसको जितना प्रोटीन की आवश्यकता होता है वो उसको पूर्ति करता है। यानी गाइस देखिए किसी जगह हमारे ज़्यादा प्रोटीन होता है, किसी जगह कम प्रोटीन होता है। मान लीजिए कि हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पे मान लीजिए कि ज़्यादा प्रोटीन है और यहाँ पे बहुत कम प्रोटीन है। तो गाइस ये यहाँ से लेकर यहाँ पर पूर्ति करेगा, जिसको जितना जरूरत पड़ेगा उसको उतना पूर्ति करता है गाल्जिकाय का कार्य यही है कि हमारे प्रोटीन का जितना प्रोटीन का आवश्यकता होता है उसको पहुँचाने का कार्य करता है। तो आई होप कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, यही चीज़ मैं समझाने के लिए बोला था कि यहाँ पर मान लीजिए कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको मेंटेन करता है, यानी बराबर मतलब इसको मेंटेन करता है। जिसको जितना चाहिए यार, जिसको जितना चाहिए प्रोटीन उसको पहुंचाने का कार्य करता है गोल्जिकाय। गाइस आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला है रसधानी, पांचवा पॉइंट अगला है, पांचवा पॉइंट में कि रसधानी यानी वोकल्स, यानी गाइस इसका क्या कार्य होता है, यह क्या कार्य करता है? तो गाइस यह जल संग्रह का कार्य करता है। यानी जो रसधानी होता है यानी वोकल्स हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में यह जल संग्रह का कार्य करता है, यह जल संग्रह का कार्य करता है। शरीर में 65% पानी होता है गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 65% जल होता है, यानी 65% जल होता है। तो जो है जल का संग्रह करता है, यानी जिसको जहाँ जितना चाहिए उसको देता है, यानी पूरा संग्रह करता है, वहाँ पे मतलब इकट्ठा करके रखता है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हम लोग पानी पीते हैं हमारे पेट में ही पानी, मतलब 65% जो हमारे शरीर का पानी है वो पूरा पेट में ही है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जितना पानी पीते हैं उतना ही हमारे पेट में जाता है ना, तो फिर वो पच उसका फिर उसके बाद रसधानी में प्रवेश कर जाता है, यानी रसधानी में चला जाता है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस एकदम आसान तरीका से बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैसा बता रहा हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। गाइस कमेंट जरूर करना कि मैं कैसा बता रहा हूँ, आप लोग को बताना जरूर। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला है छठवां पॉइंट सेंट्रोसोम। छठवां पॉइंट में सेंट्रोसोम, यानी इसे बोवरी के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रोसोम को बोवरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या कार्य होता है? तो कोशिका विभाजन का कार्य करता है गाइस सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? तो एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। आप समझ सकते हैं जो सेंट्रोसोम है एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। गाइस देखिए यकृत में मतलब कोशिका का विभाजन होता है, और मस्तिष्क यानी ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। गाइस उसमें आप समझ सकते हैं कि 90% न्यूरॉन में जो पाया जाता है 90% कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, 90% समझ सकते हैं नहीं होता है, और 10% यानी गिलियन कोशिका होता है, 10% केवल गिलियन कोशिका होता है जो कि कोशिका का विभाजन करता है, यानी न के बराबर। गाइस बहुत कम मात्रा में ब्रेन में कोशिका का विभाजन होता है, वहीं यकृत में जो है कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। यानी सेंट्रोसोम जो है कोशिका का विभाजन का कार्य करता है, यानी सेंट्रोसोम ही कोशिका का विभाजन करता है। गाइस आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन बहुत तेजी से, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कोशिका विभाजन तेजी से होता है,
यकृत में, और वहीं पे देखा जाए मस्तिष्क में तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है। गाइस यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा हूँ कैंसर, यानी जो 90% न्यूरॉन होता है, तो मान लीजिए कि हमारे मतलब हमारे मस्तिष्क में अगर कैंसर का रूप थोड़ा थोड़ा ले रहा है तो कोशिका का विभाजन जल्दी नहीं होता है। बट गाइस यहाँ पे 10% गिलियन सेल के होने के कारण, 10% जो गिलियन सेल होता है उसके होने के कारण कोशिका विभाजन तेजी से होने लगता है। जब 10% जो है ना उसके वजह से होने लगता है, नहीं तो उतना जल्दी कोशिका का विभाजन मस्तिष्क यानी ब्रेन में, न्यूरॉन में नहीं होता है। और यकृत में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, यानी यकृत में। तो भाई यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए 17वां पॉइंट में है, अगला पॉइंट में है अंतःपद्रवी जलिका, यानी जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपद्रवी जलिका, यानी इसे ER के नाम से भी जाना जाता है, अंतःपद्रवी जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गाइस इसको देखिए ये 2 प्रकार का होता है, जो अंतःपद्रवी जलिका होता है ये 2 प्रकार का होता है। गाइस आपको दिखाएंगे चित्र में, चिकनी अंतःपद्रवी जलिका और खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका। यहाँ पे देखिए चिकनी ER यानी जो होता है चिकनी अंतःपद्रवी जलिका और खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका। जो देखिए गाइस यहाँ पे जो चिकनी है यानी इस तरीके का होता है, यहाँ पे इस तरीके का होता है, ये चिकना होता है यानी स्मूथ होता है, और ये जो होता है ना ये गाइस ये आपका खुरदरी टाइप का होता है, इसे खुरदुरा टाइप का होता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे चिकनी ER यानी चिकनी अंतःपद्रवी जलिका, यानी जो इसका कार्य होता है ये वसा का निर्माण करता है। गाइस जो चिकनी अंतःपद्रवी जलिका है ये वसा का निर्माण करता है, और खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका यानी खुरदरी ER यानी खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। चिकनी ER यानी चिकनी अंतःपद्रवी जलिका का काम होता है वसा का निर्माण करना, और खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका का अर्थ होता है मतलब कार्य होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। यानी खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और चिकनी अंतःपद्रवी जलिका जो है वसा का निर्माण करता है। गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए चित्र में, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। देखिए अंतःपद्रवी जलिका गाइस यहाँ पे दाने दाने के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए चिकनी अंतःपद्रवी जलिका जो होता है ये मतलब खुरदरी अंतःपद्रवी जलिका है जो इसके आसपास है, और यहाँ पे जो होता है और चिकनी अंतःपद्रवी जलिका यहाँ पे है, ये है। तो गाइस आप समझ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो है राइबोसोम, यानी 8वां पॉइंट है राइबोसोम यानी प्लाइडे, यानी इसका खोज किसने किया? राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो प्लाइडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम का जो है खोज किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो प्लाइडे नामक वैज्ञानिक ने। ये गाइस पूछ सकता है, गाइस आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कोशिका का अगर आपका चैप्टर है, तो गाइस इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गाइस आपको एकदम आसान भाषा में याद हो जाएगा। गाइस मैं आपका साजन भाई, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी बाय साजन। तो गाइस देखिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का जो होता है, राइबोसोम का खोज प्लाइडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पे गाइस देखिए राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। गाइस ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा घर है, यानी ऊर्जा गृह है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया है, और राइबोसोम जो होता है गाइस ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गाइस कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आप राइबोसोम को कह सकते हैं। तो गाइस देखिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए ABC में है, इसे सेंडिमिनेशन और कैफिएशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को, यूकैरियोटिक कोशिका को सेंडिमिनेशन और कैफिएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो 70 सेंडिमिनेशन का होता है, 70 सेंडिमिनेशन का होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है 80 सेंडिमिनेशन का होता है, यानी यस मतलब सेंडिमिनेशन। तो गाइस यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो होता है जो छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग समझ सकते हैं ये जो होता है ये 70 सेंडिमिनेशन का होता है और ये 80 सेंडिमिनेशन का होता है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं, आई होप इसके बारे में समझ में आ गया होगा। गाइस प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर जरूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है गाइस, वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप आसानी से एकदम देख सकते हैं गाइस कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए गाइस अगला है 9वां पॉइंट में है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। गाइस केंद्रक को न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। यानी केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने किया था। यानी केंद्रक का खोज किसने किया, यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक का खोज
खोज किया था। गाइज जो होता है कोशिका का दिमाग यानी केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। गाइज जिस तरीके से हमारा दिमाग होता है उसी तरह से कोशिका का यानी कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। ये जो होता है ये नियंत्रण भी करता है, यानी केंद्रक जो है नियंत्रण भी करता है बहुत सारे कार्यों का। गाइज देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस, गाइज ये जो केंद्रक होता है इसमें डीएनए बनता है। गाइज डीएनए जो है आरएनए को बनाता है और आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है। डीएनए आरएनए को बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। गाइज देखिए हमारे जो केंद्रक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रक का चित्र है। केंद्रक का कुछ इसी तरह से संरचना होता है। गाइज केंद्रक कुछ इसी तरह से बना होता है। गाइज इसमें देखिए प्रोटीन यानी केंद्रक में जो होता है प्रोटीन 80% पाया जाता है, यानी केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है। गाइज केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। तो गाइज प्रोटीन जो है 80% पाया जाता है और डीएनए जो है ये 10% पाया जाता है और 10% में अदर तत्व पाया जाता है। यानी गाइज 100% में आप देख सकते हैं 80% प्रोटीन होता है केंद्रक में और डीएनए जो होता है 10% होता है और बाकी 10% में अदर तत्व पाए जाते हैं। तो गाइज आप इसके बारे में केंद्रक के बारे में आप समझ गए होंगे। गाइज जो होता है देखिए डीएनए हमेशा ट्रांसफर होता रहता है। कोई भी चीज़ को हम छूते हैं तो डीएनए होता है ना ट्रांसफर होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कलम छू रहा हूँ, यहाँ पे डीएनए जो है ट्रांसफर हो रहा है, मतलब डीएनए की वजह से यहाँ पे आप इसमें अगर चेक करेंगे तो इसमें मेरा डीएनए जो है जरूर पाया जाएगा। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज अगला पॉइंट है लाइसोसोम। गाइज मैंने कोशिका के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, तो इसीलिए गाइज इतना लेट वीडियो हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है। तो गाइज बुरा मत मानिएगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको एकदम पूरा आसान तरीका से समझ में आ जाएगा कोशिका के बारे में। तो गाइस देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है, लाइसोसोम का जनक कौन है, लाइसोसोम का पिता कौन है? तो डी डबे वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का खोज किया। यानी लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो डी डबे वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का खोज किया। गाइस जो है लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? जल अपघटक एंजाइम, इसमें जल अपघटक एंजाइम का जो है इसमें अपघटक होता है, अपघटक करता है। गाइस आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गाइस इसका आकार कुछ इस तरीके से पाया जाता है कोशिका में। आइए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस चित्र के माध्यम से। गाइस देखिए ये चित्र मैंने ही बनाया है। गाइस इसमें देखिए दिया है यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम यही है गाइज। इसका आकार जो होता है कोशिका में कुछ इस तरीके का होता है। लाइसोसोम गाइज जो होता है कोशिका का आत्महत्या की थैली भी से कहते हैं, यानी कि कोशिका का एटम बम, यानी कोशिका का एटम बम कौन है? तो जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आप कोशिका का एटम बम भी कह सकते हैं और कोशिका को आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं। गाइज यही जो मैंने यहाँ पे दिखाया, यही जो कोशिका का लाइसोसोम है यही आत्महत्या की थैली कह सकते हैं। और गाइज होता क्या है कि जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं समय से, हम लोग के शरीर में प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ों तत्व नहीं मिल पाता है समय पर। तो गाइज ये क्या कार्य करता है कि वो अपना उसी मांस में से लेकर मांसपेशियों में से ये पूर्ति करता है। तो गाइज इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए इसके बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा लाइसोसोम के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। यानी गाइस जो रेड ब्लड सर्कुलेशन होता है यानी आरबीसी, इसमें जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यानी गाइस लाइसोसोम जो होता है ये रेड ब्लड सर्कुलेशन, यानी इसमें जो होता है जो हम लोग का लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। गाइस प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। यानी जो प्लीहा होता है हमारे हाथ में जो हैंड में पाया जाता है, प्लीहा का जो होता है कब्र कहा जाता है। यानी आरबीसी को प्लीहा का कब्र कहा जाता है और इसमें मतलब नष्ट होता है, इसकी वजह से जो है प्लीहा का इसे कब्र कहा जाता है, कब्र खाना भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए आगे है जीव द्रव्य। गाइस जीव द्रव्य क्या होता है? देखिए जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। गाइस जीव द्रव्य जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। यानी जीव द्रव्य जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं और केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो गाइस आई होप कि समझ गए होंगे। गाइस देखिए यही हमारे शरीर का कोशिका है, ये मतलब पूरा हमारे शरीर का कोशिका है, मतलब इसका आकार इसी ढंग से होता है। जो होता है एक केंद्रक होता है और यहाँ पे गोल्जिका होता है और यहाँ पे गाइस बहुत सारा देखिए लाइसोसोम होता है, यहाँ पे अंतःपदवी जलिका होता है, खुदरी पदवी जलिका होता है, बहुत सारा इसका जो होता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यानी गाइस कोशिका के अंदर ही कोशिका का सारा पार्ट पाया जाता है। और गाइस आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है समझाने के लिए। इसी बॉक्स है, इस बॉक्स में आप रख सकते बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं। इसमें आलू, मटर, टमाटर, धनिया, लहसुन, प्याज
जो चाहे आप इस बॉक्स में भर सकते हैं। उसी ढंग से हमारे जो मतलब कि जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के द्रव्य के अंदर पूरा मटेरियल कोशिका का भरा होता है। गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइज देखिए यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर जो है चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है। चैनल पर ऑलरेडी इसका स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे चेक कीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा। गाइज मैं आपका साजन भाई, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज अगर ये वीडियो लगता है कि नहीं काम का चीज़ है तो गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए जो लोग इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जिनको इस चीज़ का जरूरत है। तो गाइज मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गाइज मेरा चाहत यही है कि मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीका से किसी भी टॉपिक का हल करूं, एकदम आसान तरीका से करवाऊं गाइज, ताकि मुझे भी याद हो। गाइज जो चीज़ आप लोग को जरूरत है इस सब सारी चीज़ों का, इसी चीज़ का मुझे भी जरूरत है गाइज। ऐसी बात नहीं है कि ये सब आप लोगों को जरूरत है, मतलब मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बताया गाइज ये मेरा भी जरूरत है। मतलब पूरा आसान तरीका से मैंने आप लोग को बताया। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वीडियो रोक रोक कर ले लीजिएगा गाइज आपको चाहिए तो गाइज आई होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।